हमारा चैप्टर चल रहा है साउंड ध्वनि। हम साउंड ध्वनि की बात कर रहे हैं और साउंड का एक पार्ट हमने पढ़ लिया था, आज दूसरे पार्ट की हम बात करेंगे। एक पार्ट हमने पढ़ लिया है और सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे साउंड में, ध्वनि में। तो चलो करें स्टार्ट। देखो कल की क्लास में हमने चर्चा कर ली थी कि साउंड क्या है। सबसे पहले हमने ये समझा था, देखो 5 मिनट हम अपनी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट में और भी बच्चे आ जाएं तो फिर उनको नहीं लगेगा कि स्टार्ट हो गया है। देखो साउंड क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि साउंड इज ए एनर्जी। ध्वनि एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है, उसी को हमने क्या कहा था, साउंड कहा था। हमने क्या कहा कि साउंड कैसे उत्पन्न होती है, जब कोई वस्तुओं में कंपन होता है, यानी वस्तु जब कंपन करती है तो क्या उत्पन्न होगा, साउंड उत्पन्न होगा। लेकिन एक बात हमने ये भी कर ली थी कि कोई जरूरी नहीं है कि कंपन होने पे साउंड बने ही, क्योंकि कुछ कंपन ऐसे होते हैं जिनको आप साउंड या फिर ध्वनि नहीं कह सकते। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि साउंड वेव्स क्या होती है, ध्वनि तरंगे क्या होती है। तो हमने क्या देखा, आप भी रिवाइज करते जाएंगे कि साउंड वेव क्या है, एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है। एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। यांत्रिक तरंगे होती है और यांत्रिक तरंगे वे होती है जिनको संचरण के लिए किसकी जरूरत होगी, मीडियम की, यानी कि माध्यम की। हमने चर्चा कर ली थी मीडियम 3 प्रकार के होंगे, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और क्या होगा, गैस होगा। ठोस, द्रव्य और गैस 3 प्रकार के क्या बन सकते हैं, मीडियम बन सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं। यहां हमने चर्चा करी थी कि सबसे ज्यादा ध्वनि की तीव्रता होगी या फिर ध्वनि का जो वेग होगा वो ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा और सबसे कम किसमें होगा, गैस में होगा। और अगर जीरो की बात करें कि ध्वनि का वेग शून्य किसमें होता है, तो हम मान के चलते हैं कि जो गैसेज होते हैं, देखो गैसेज में ध्वनि का वेग होता है, गैसेज में ध्वनि का वेग बहुत कम है, लेकिन जहां पे ये मीडियम ही नहीं बनते, यानी वैक्यूम की बात कर सकते हैं, निर्वात की बात कर सकते हैं, जहां कोई प्रेशर नहीं होता, जहां पे कोई मीडियम नहीं होता, तो वहां पे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए हम वहां पे साउंड की वेलोसिटी, ध्वनि का वेग कितना मान सकते हैं, नगण्य होता है, या फिर आप क्या मान लेंगे, 0 के बराबर होता है, शून्य होता है। फिर हमने पढ़ा कि साउंड वेव होती है वो 3 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले हमने पढ़ी इंफ्रासोनिक, फिर पढ़ी हमने सोनिक और तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ी, अल्ट्रासोनिक वेव। देखो इंफ्रासोनिक वेव क्या होती है, अवसर्वे तरंगे क्या होती है, ये देखो ऐसे घटनाओं से उत्पन्न होती है, वातावरणीय घटना होती है, जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, आपको भी ऐसे याद होना चाहिए जैसे मैं बोल रही हूं। और ये ऐसे तरंगे होती है, अवसर्वे का मतलब इनको सुना नहीं जा सकता, ऐसी ध्वनि तरंगे जिसको ह्यूमन नहीं सुन सकता। क्यों, क्योंकि इनकी आवृत्ति का मान 20 हर्ट्ज से क्या होता है, कम होता है। जब आवृत्ति का मान 20 हर्ट्ज से कम है तो इनको आसानी से सुना नहीं जा सकता। ठीक है, फिर इनको कौन सुन सकता है, हमने बात की थी कि कुछ जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, या फिर चमगादड़ हो गई, पक्षी हो गए, अदर जो जितने भी जो मोस्टली जो जानवर होते हैं वो इन वेव को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इन ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। दूसरे हमने पढ़ी सोनिक वेव, सर्वे तरंगे, जिनकी आवृत्ति का मान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होता है, उसे आप क्या कहते हैं, सोनिक वेव कहते हैं, सर्वे तरंगे कहते हैं। ठीक है, देखो सर्वे तरंगे जिनको ह्यूमन आसानी से सुन सकता है, ज्यादा लफड़े वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात हमने करी थी वो किसकी करी थी, परासर्वे ध्वनि तरंगों की, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव भी बोल सकते हैं। देखो अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, ऐसी तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति का मान 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि परासर्वे तरंगों का हम क्या करते हैं, अलग अलग फील्ड में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो इनकी आवृत्ति ज्यादा होती है और इनको यूज किया जा रहा है कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो इनको यूज करता है सही से। जैसे हमने लिखा था कि जो वाटर होता है, जल होता है, जैसे बहुत पानी है, अब उसको स्वच्छ करने के लिए या तो उनमें बैक्टीरिया डाले जाते हैं, जैसे अभी गंगा नदी का जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तो उसके शुद्धिकरण के लिए गंगा नदी में क्या डाले गए थे, इकोलाई बैक्टीरिया डाले गए थे, इकोलाई जीवाणु डाले गए थे, ताकि उस पानी में प्रदूषण की मात्रा क्या हो, कम से कम हो। ऐसे पदार्थ जिनका डिकम्पोजर पॉसिबल है, जिनको अपघटित किया जा सकता है, उनको बैक्टीरिया अपघटित कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसे पदार्थ है कि जिनका बैक्टीरिया भी अपघटित नहीं कर सकते। तो अब उसके स्वच्छ करने के लिए हम, जैसे आपने देखा होगा ना कि दूध वगैरह आता है हमारे पास, तो दूध आपको पता है कि जो पैकिंग दूध आता है, पैकिंग छाछ आती है, पैकिंग दही आता है, क्या उनमें बैक्टीरिया नहीं होते, क्या उनमें कवक नहीं होते?
भाई आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि जो सरस का दूध आ रहा है जिसपे लिखा होता है कि 100% पाश्चुरीकृत दूध, पाश्चुरीकृत का मतलब क्या है कि इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म किया गया है। क्यों गर्म किया गया है? ताकि इसमें कोई भी हानिकारक बैक्टीरिया हो, वायरस हो, वो क्या हो सके, खत्म हो सके। लेकिन आपने देखा होगा कि जब उसको वापस पैकिंग कर दी है तो पैकिंग करने के बाद क्या उस दूध में वापस नहीं बन सकते बैक्टीरिया, वायरस? बन सकते हैं। सपोज दैट आप प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम के लिए आप दूध या दही को रख लो, 3-4 दिन के लिए, फ्रिज में नहीं रखना, बाहर रख दो, आप क्या देखोगे उसमें छोटे छोटे कीड़े से बन जाते हैं। देखा होगा ना भाई, होता ही है बेसिकली, ये बातें हम नोटिस करते ही हैं, छोटे छोटे कीड़े से बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं भाई? हमने तो उसमें डाले ही नहीं थे, कहां से आए? ये उसके अंदर खुद के अंदर ही पनपे हैं, खुद में ही बने हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो पैकिंग का सामान आता है वो, अगर कंपनी ने हमें गारंटी दी है कि 2 महीने तक ये खराब नहीं होगा, इसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं बनेंगे, इम्पॉसिबल है, बन सकते। तो होता क्या है कि इतने दूध को अगर प्योर करना है, शुद्ध करना है, स्वच्छ करना है, तो फिर वो कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए भी हम किसको काम में ले सकते हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को काम में ले सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया भी यहाँ चल सकती है। अदरवाइज पराश्रव्य तरंगों का उपयोग, जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जल को स्वच्छ करने में, जल हो सकता है, दूध हो सकता है, ठीक है, इनका प्योरिफिकेशन करने में कि यहाँ कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है, इनके प्योरिफिकेशन करने में भी हम किसको काम में लेते हैं? पराश्रव्य तरंगों को। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि कीटों को नष्ट करने के अंदर, भाई सिंपल सी बात है, कीड़ों को नष्ट करने में किसका उपयोग कर रहे हैं? पराश्रव्य को। इसके अलावा आप रिवाइज करते जाओ, अपना कमेंट आप करते जाओ, मैं देख लूंगी, आप रिवाइज करते जाओ। अगला उपयोग हमने क्या पढ़ा था कि जो महंगे कपड़े होते हैं, भाई 2-2, 2.5 करोड़ के एक लहंगे खरीदे जाते हैं, ठीक है, एक चुनरी इतनी महंगी खरीदी जाती है, जो कोट पहना जाता है या फिर जो 3 पीस के अंदर जो ऊपर वाला कोट वगैरह आता है, जो भी होता है, वो भी इतना महंगा पहना जाता है या फिर महंगा खरीदा जाता है। ये उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जो इतना एफर्ट कर सकते हैं। अब अगर उन्होंने इतनी महंगी चीजें ली है तो वो ऐसे थोड़ी है कि या तो उसको साबुन लगा के धो रहे हैं या फिर उसको ड्राई क्लीनिंग करवा रहे हैं। और अगर वो उसको ड्राई क्लीनिंग भी करवा रहे हैं ना, तो उनकी ड्राई क्लीनिंग भी अलग से होगी। और वो ड्राई क्लीनिंग किसके द्वारा की जाएगी? वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के द्वारा की जाएगी। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों से उनपे जो डस्ट वगैरह है उसको क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे हम अपने वायुयान होते हैं, वायुयान की जब सफाई की जाती है अंदर से और बाहर से, तो भाई इतनी जल्दी सफाई कैसे होगी? इतना बड़ा वायुयान नहीं, उसको धोना पड़ेगा, फिर वो सूखेगा, फिर वो उड़ने लगेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि हम पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को काम में ले सकते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि तरंगों से क्या किया जाएगा? जैसे आप अल्ट्रासोनिक वेव डालोगे, उनके जो ऐसे अंदर के पार्ट है, जो पुर्जे वाले पार्ट है, उनको क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं। ऐसे ही घड़ी के जो पुर्जे होते हैं, महंगी घड़ियां होती है, उनकी सफाई के लिए भी हम किसको काम में लेंगे? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को हम काम में लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ बातें हैं जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे या फिर अल्ट्रासोनिक वेव के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आप आज एक नई हेडिंग लिखेंगे, पीछे का पूरा रिवाइज हो गया है, 5 मिनट हमें लगी है और कंप्लीट उसको आपको याद रखना है। आज आप हेडिंग लिखेंगे ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। चलो हेडिंग लिखो, ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे कि ऐसा कौन सा कारक है जो ध्वनि के वेग को प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है टेम्परेचर। सबसे पहले आप टेम्परेचर लिखेंगे, यानी तापमान। देखो टेम्परेचर ध्वनि के वेग को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। इसके कुछ फिक्स डिजिट्स है जो आपको याद रखनी है। अब टेम्परेचर कैसे प्रभावित करेगा कि सपोज दैट कि किसी एरिया का टेम्परेचर ज्यादा है, किसी जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां का टेम्परेचर कम है, तो ध्वनि का वेग कहाँ पे ज्यादा होगा और ध्वनि का वेग कहाँ पे कम होगा, ठीक है। ऐसी बातें हमें क्या करनी है, यहाँ पे डिस्कस करनी है। देखो जब टेम्परेचर का मान जैसे मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर का मान कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है।
0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अपन ने जो मीडियम ले रखा है, जो माध्यम ले रखा है, वो माध्यम ले रखा है एयर, वायु, या फिर आप क्या कह सकते हैं, हवा भी कह सकते हैं इसको, एयर, वायु, या फिर आप क्या कह सकते हैं, हवा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपने जो कारक लिया वो टेम्परेचर, और टेम्परेचर आपने कितना माना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर मान लो हमारे पास जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो एयर है, वायु है, तो होगा क्या कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि का जो वेग होगा, ध्वनि की जो वेलोसिटी होती है, आप सबको पता होगा 332 मीटर प्रति सेकंड। ये बात हमने कल कर भी ली थी कि एयर के अंदर अगर अपन बात करें, वायु में ध्वनि की वेग की बात करें तो 332 मीटर प्रति सेकंड। कब होगा, जब माध्यम वायु है लेकिन टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को कम भी किया जाएगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। दोनों कंडीशन यहाँ अप्लाई हो सकती है। तो पहली कंडीशन देखो, जब टेम्परेचर को अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी भी माध्यम का ताप, मैं नहीं कह रही कि ठोस है, द्रव है, गैस है, मैंने आपको बोला ही नहीं है, मैंने केवल इतना बोला है कि अगर कोई भी माध्यम का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है तो होगा क्या, अगर किसी माध्यम का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है तो ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकंड इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर आप किसी भी माध्यम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो ध्वनि का वेग, यानी एक बात समझ में आई हमें कि एक फिक्स सीमा तक हम अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। और पर सेंटीग्रेड, यानी आप बोल सकते हैं कि 1 सेंटीग्रेड जो मान है, 1 सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि का वेग है वो पहले से 0.61, चाहे बढ़ो थोड़ा सा ही लेकिन बढ़ तो रहा है, तो कितना बढ़ जाएगा, 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। ये सवाल आपको सीधा पूछा जाता है कि अगर किसी माध्यम का ताप अपन 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो ध्वनि के वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ध्वनि का वेग बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा कितना वो आपको याद रखना है, 0.61 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ, बात समझ में आ रही है क्या? कोई बात नहीं शिवांगी, लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई स्टूडेंट, कोई दिक्कत? कल लिखवा दिया था मैंने, क्या नाम है आपका? वाटर में कौन पूछ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे कोई स्टूडेंट है ना? कल मैंने आपको सभी मीडियम में लिखवा दिया था, समुद्री वाटर में कितना होगा, प्योर वाटर में कितना होगा, ये सारी चीजें मैंने कल लिखा दी थी। देखो आज थोड़ी तबीयत खराब है तो ज्यादा मतलब ऐसे मत मानना कि मैम समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो भी है स्लो पढ़ा रहे हो, थोड़ी तबीयत आज खराब है, मेंटली मैं डिस्टर्ब हूँ, एक जगह पे मेरा दिमाग सेट नहीं है आज, तो हो सकता है कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सैक्रिफाई कर लेना। ठीक है, तो ये टेम्परेचर, तापमान, अगर आप किसी भी माध्यम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक बढ़ाते हो तो ध्वनि का वेग है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 0.61 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलो। और अगर आपसे पूछा जाए कि वायु के अंदर, अगर माध्यम हमारे पास वायु है, वायु का स्पेशल केस है, वायु का क्या है, स्पेशल केस, इसलिए मैंने लिखा दिया है कि अगर आपके पास माध्यम वायु है और टेम्परेचर आपके पास में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे जो वेग होगा वो कितना होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, चलो आगे। अब आप सेकंड इसका फैक्टर लिखेंगे, ध्वनि का प्रभावित करने वाले कारक में दाब, कि दाब ध्वनि के वेग को कैसे प्रभावित करता है, प्रेशर। तो आप सेकंड हेडिंग लिख लेंगे, दाब या फिर प्रेशर। अच्छा सवाल पूछ लिया जाता है दाब से भी प्रेशर से भी, बट ज्यादा कुछ है नहीं,
प्रेशर की बात करें तो प्रेशर से ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। तो सेकेंड हेडिंग आप लिख लो प्रेशर दाब, प्रेशर दाब। प्रेशर दाब। अब देखो सबसे पहले ये जो दाब है, प्रेशर है, ये ध्वनि के वेग को कैसे प्रभावित करता है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ध्यान रखना इस चीज का। देखो क्या ध्यान रखना है आपको, प्रेशर, अगर आपने टेम्परेचर समान दे रखा है, समान ताप है, टेम्परेचर क्या है, समान है। टेम्परेचर समान का मतलब आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे, आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे। कोई भी माध्यम है, अगर किसी भी मीडियम के अंदर अपने ध्वनि के वेग को कि कैसे कोई प्रेशर प्रभावित करता है, प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर को कम कर रहे हो, तो कैसे ध्वनि का वेग प्रभावित होगा। अगर आपने कंडीशन है, अगर आपने टेम्परेचर को क्या ले रखा है, समान ले रखा है, अगर ताप कैसा है, समान है, ताप चेंज नहीं हो रहा, तो प्रेशर कैसे इफेक्ट होगा। देखो कि अगर समान ताप है, फिर अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे, यानी प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर आप प्रेशर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। दो कंडीशन हो सकती है। प्रेशर दाब कैसे प्रभावित करेगा, अगर टेम्परेचर समान है तो या तो देखो दो ही कंडीशन बनेगी, या तो जितना प्रेशर है उससे ज्यादा आप प्रेशर को बढ़ा दोगे, या फिर जितना प्रेशर है उस मीडियम का, उस प्रेशर को आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि अगर टेम्परेचर समान है तो चाहे आप प्रेशर को बढ़ाओ और चाहे आप प्रेशर को कम करो, ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात का ध्यान रख लेना, ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अगर किसी माध्यम का दाब बढ़ा दिया जाए या फिर दाब कम कर दिया जाए तो ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप क्या कहेंगे कि अगर ताप समान है, अगर टेम्परेचर सेम है, तो चाहे आप दाब को कितना ही बढ़ा दो, चाहे आप दाब को कितना ही कम कर दो, ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतना, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट लिखो, गैसों में ध्वनि की चाल। अब गैसों में ध्वनि की चाल, जैसे एक तो हल्की गैस होगी, एक भारी गैस होगी। हल्की गैस, भारी गैस का मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, अणुभार ज्यादा होगा, वो गैस भारी होगी, और जिसका अणुभार कम होगा वो गैस कैसी होगी, हल्की होगी। ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आप हेडिंग लिख लो, गैसों में ध्वनि की चाल। गैसों में ध्वनि की चाल। गैसों में ध्वनि की चाल। अब देखो गैसों में ध्वनि की चाल क्या होगी और कैसे निकालेंगे हम इस चीज को। देखो ये बात तो हमने लिख ही ली है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि का जो वेग होगा वो कितना होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड होगा। ये तो आपने लिख लिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि का वेग गैसों में कितना होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब देखो गैसें दो प्रकार की हो सकती है, जैसे आप दिमाग लगा के बताएंगे मुझे। सबसे पहले देखो कुछ गैसें ऐसी होती है जो भारी गैस होती है, नाम सुना होगा ना आपने, भारी गैस, ठीक है। कुछ गैसें कैसी होती है जो हल्की होती है, यानी आपने क्या लिख लिया, हल्की गैसें, हल्की गैस। कुछ गैसें कैसी होती है, भारी गैसें होती है, और कुछ कैसी होती है, हल्की गैसें होती है, ठीक है। अब सवाल पूछ लिया जाता है कि भारी गैस और हल्की गैस के अंदर ध्वनि के वेग में क्या डिफरेंस है, यानी भारी गैस में ध्वनि का वेग ज्यादा होगा या फिर हल्की गैस में ध्वनि का वेग ज्यादा होगा। अगर किसी को पता है ये रिलेशन तो आप बता सकते हैं मुझे, क्योंकि पता होगा इतना तो थोड़ा बहुत तो।
अणुभार से हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट से, जिसे कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। तो ध्वनि के वेग के साथ जो गैसों का अणुभार है वो क्या रिलेशन दिखाता है। अगर व्युत्क्रमानुपाती का है तो आंसर क्या होगा, और समानुपाती का है तो क्या आंसर होगा। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि दो प्रकार की गैसें होती, सिंपल सी बात है। आपको सबसे हल्की गैस कौन सी है वो भी आपको पता होना चाहिए, सबसे भारी गैस कौन सी है वो भी पता होना चाहिए, और सिंपल कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि गैसें दो प्रकार की है, एक हल्की गैस और एक कैसी है, भारी गैस है। तो किस गैस में, आपको आंसर क्या बताना है, किस गैस में ध्वनि की जो वेग है वो ज्यादा होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड किस गैस में ज्यादा हो, हैवी में होगा, भारी गैस में होगा, या फिर लाइट गैस में, हल्की गैस में होगा। जल्दी से बताओ, मैं आपका कमेंट चेक करती हूँ, बताओ जल्दी बताओ। क्या हुआ दीपक? वायु, जल या लोहे तीनों में से कौन सा ध्वनि, क्या पूछ रहे आप दीपक? भारी गैस में ज्यादा होगा। अच्छा, दीपक भी भारी बता रहा है, कुलदीप बता रहा है भारी में कम चाल होगी। ओके चलो और बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। भारी में ज्यादा होगी मनोज कुमार, सुनील भारी में ज्यादा होगी, सोच लेना बेटा, सोच लेना एक बार। परवीन कुमार भारी में, गौरविंदर कौर भारी में। दीपक बाद में पूछ लेना, तुम एक बार बाद में पूछ लेना, मैं देख नहीं पा रही हूँ आपके। ठीक है चलो भाई, लगभग का 90% का आंसर आ रहा है भारी गैस में ध्वनि का वेग ज्यादा होगा, और कुलदीप राजक ने बताया है कि भारी में कम होगा। अब आपने क्या सोच के बताया है, या तो पहले कभी पढ़ा नहीं होगा या फिर कुछ अलग तरीके से सोचा होगा। ध्यान से सुन लो, जितनी भारी गैस होगी ना ध्वनि का वेग उतना ही कम होगा, और जितनी हल्की गैस होगी ना ध्वनि का वेग उतना ही ज्यादा होगा। तो आप लिख लेना कि अगर आपके पास में भारी गैस है तो भारी गैस में ध्वनि का वेग कम होता है। तुलना किसकी करते हैं अपन, हल्की गैस से, तो ध्वनि का वेग कम होता है, जबकि हल्की गैस में आप लिख सकते हैं ध्वनि का वेग ज्यादा होता है। ध्वनि का वेग ज्यादा होता है। भारी गैसेज होगी तो ध्वनि का वेग कम होगा, और हल्की गैस होगी तो ध्वनि का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। आप सभी का गलत है, एक स्टूडेंट को छोड़कर आप सभी का गलत है। अब देख लो, अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाता तो आप 100% गलत करके आते, और अगर मैं कल की क्लास में भी आपसे सवाल पूछ लूं ना, ये गारंटी देती हूँ, देखो पढ़ने वाले स्टूडेंट अलग से दिख जाते हैं। अगर मैं कल की क्लास जो मैंने पढ़ाई थी उसमें से भी मैं आपको क्वेश्चंस पूछ लूं, तो भी आप कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सही आंसर दे पाएंगे, कुछ एक ही ऐसे होंगे, क्योंकि हमें पता चल जाता है कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा। तो ध्यान दे लेना, भारी गैस में ध्वनि का वेग कम होता है, जबकि हल्की गैस में ध्वनि का वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसको याद करने के लिए आप एक रिलेशन लिख लेंगे, मैं इसको मिटा देती हूँ, एक रिलेशन लिख लेंगे, ध्वनि की चाल का अणुभार के साथ संबंध, ध्वनि की चाल का अणुभार के साथ संबंध, क्योंकि ये रिलेशन है जो आपको हर चीज याद करवाएगा। और कई बार आपसे क्या पूछ लिया जाता है, वेग पूछ लिया जाता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। तो आप हेडिंग लिख लेंगे, ध्वनि के वेग का अणुभार के साथ संबंध। ध्वनि के वेग का अणुभार के साथ संबंध, ये ध्वनि का वेग होता है ना, ये अणुभार के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रूट एम। यहाँ पे ये एम क्या है, मोलिक्यूलर वेट, इसको बोलेंगे आप मोलिक्यूलर वेट। अगर आपने 10th क्लास को अच्छे से पढ़ा होता तो आज ये दिक्कत नहीं आती। मोलिक्यूलर वेट यानी अणुभार,
और v आप लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग। आप v को क्या लिख लेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग, और आप m को लिख लेंगे मोलिकुलर वेट। अब देखो, अगर आप m का मान ज्यादा है, आप क्या कहेंगे, अगर मोलिकुलर वेट ज्यादा है, अणुभार क्या है, अगर ज्यादा है, अणुभार ज्यादा होने का मतलब क्या है कि अणुभार ज्यादा का मतलब गैस कैसी है, भारी है, तो वहां वेग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी आप क्या रिलेशन लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर m का मान कम ज्यादा है, सीधा लिख सकते हैं m का मान ज्यादा है तो v का मान कम होगा, और अगर m का मान कम है तो v का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसी बात की हमने चर्चा करी थी। लेकिन कई बार क्या पूछ लिया जाता है, हमारे से ऑथेंटिक पूछ लिया जाता है कि कोई पूछ ही ले कि आखिरकार ऐसा क्यों। अगर आप ये बता रहे हो कि हल्की गैस में ध्वनि का वेग ज्यादा है, भारी गैसों में कम है, तो इसका कारण क्या है, तो ये रिलेशन हमारे सामने आता है एक कि ध्वनि का वेग है वो 1/√m के समानुपाती होता है, जहां m मोलिकुलर वेट अणुभार होता है। अणुभार तो समझते हो क्या होता है, अणुभार तो समझते हो क्या होता है, जैसे निकाल के बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैं दो गैसें देती हूँ, टाइम नहीं लगना चाहिए। दो गैस है, आपके पास एक हाइड्रोजन है और एक CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इन गैसों का अणुभार निकाल के बताओ मुझे, मोलिकुलर वेट क्या होगा। क्योंकि अगर आपके सामने कोई वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं बार बार में बोल रही हूँ मोलिकुलर वेट अणुभार, मोलिकुलर वेट अणुभार, आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको पूछ लूं कि हाइड्रोजन और CO2 में से कौन सी गैस हल्की है, तो आप क्या बोलोगे, जब आप अणुभार निकालोगे तभी तो आप पता लगाओगे कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट कम है। तो होता कितना है, क्योंकि सवाल आपसे कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो जल्दी बताओ, देखिए अगर कोई स्टूडेंट निकाल सकता है, जैसे दो गैसें मैंने दी है, एक हाइड्रोजन दे दिया और एक CO2 दे दिया, बताओ जल्दी बताओ। दो गैसें हैं आपके पास में, एक हाइड्रोजन और एक CO2 है, इनका मोलिकुलर वेट आपको निकालना है। बताओ जल्दी बताओ। बताया किसी ने अभी तक? अरे आंसर दो रे, कुलदीप राजक बता रहे हैं हाइड्रोजन का 2, CO2 का 44। अच्छा बेटा, अच्छा गौरविंदर कौर कितना बता रहे हैं, हाइड्रोजन का 2, CO2 का 3। सोचो गौरविंदर क्या आंसर दे रहे हैं आप। मनोज कुमार बता रहे हैं CO2 भारी है। कैसे भारी है, तो मोलिकुलर वेट निकाल के बताओ मुझे इसका। और कोई स्टूडेंट? जनवेद राजपूत बोल रहे हैं मैम नहीं पता। क्यों राजपूत, पढ़ा नहीं क्या? सुनील बता रहे हैं CO2 का 22। कुलदीप राजक निकालना भूल गए। सुनील हाइड्रोजन का 2। अच्छा, और CO2 का 22। ओके, परवीन बताऊंगी, मैं तो निकालना सिखाऊंगी ना, बट ये बेसिक बातें होती है और मैं बार बार बोलती हूँ बेटा एनसीईआरटी पढ़ो रे, एनसीईआरटी पढ़ो रे, एनसीईआरटी पढ़ो रे, लेकिन हमें पढ़ना ही नहीं होता। क्योंकि जब तक आप बेसिक, देखो ये शर्म की बात नहीं होती, आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी जिस दिन पढ़ लोगे ना, चाहे वो जीके हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी साइंस हो, चाहे आपकी मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपकी इंग्लिश ही क्यों ना हो,
अगर आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स अच्छे से आपने पढ़ रखी है तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वहां पे हम अपने छोटे बच्चों की तरह छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करके आते हैं और फिर एक अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं। भाई 12th में हम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। फिर हम क्या हो जाते हैं, 12th के बाद जैसे फ्री हो जाते हैं हम सारी चीजें भूल जाते हैं। होता है ना ऐसा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार सीखते हैं, फिर ये बात आपको समझ में आएगी कि कैसे कोई गैस हल्की हो सकती है और कैसे कोई गैस भारी हो सकती है। जैसे आपके पास में हाइड्रोजन है, H2 है। सबसे पहले अणुभार होता क्या है? अणुभार क्या होता है कि जितनी इनकी द्रव्यमान संख्या होती है ना, उनका क्या करना है, आपको योग करना है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, कितने नंबर पे आता है? आप क्या कहेंगे, मैम 1 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या भी कितनी होती है? 1 की होती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्याओं का योग करना है। दूसरा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन आपके पास में, और दूसरे हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या भी कितनी होगी? आप क्या कहोगे, मैम 1 की होगी। तो द्रव्यमान संख्याओं का योग 1 + 1, यहां पे अणुभार कितना आया? 2 आया। ठीक है, यानी m का मान हाइड्रोजन गैस के लिए कितना है? 2 है। ठीक है, अब देखो CO2 के लिए निकालोगे, आप क्या कहेंगे, मैम कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 पे। द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 12। ठीक है, आगे चलो, ऑक्सीजन कितने पे आता है? 8 पे। द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 16। ठीक है, एक ऑक्सीजन और है क्योंकि CO2 है, दूसरी ऑक्सीजन भी कितनी पे आएगी? 8 पे। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16। इनको जोड़ लो, 12, 16 और 16 कितना हो गया? 32। 32 और 12 कितना हो गया? 44। यानी CO2 की द्रव्यमान संख्या, सॉरी अणुभार कितना है? 44 है। तो m का मान इसके लिए कितना आ गया? 44 आ गया। कितना आ गया? 44। अब मुझे बताओ कौन सी गैस ज्यादा भारी है? अब आपका ये आंसर सही है, CO2 गैस ज्यादा भारी है। किसकी तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में। अब देखो आपसे पूछ लिया जाए कि 2 गैसें हैं, एक हाइड्रोजन है और एक CO2 है, किसमें ध्वनि का वेग ज्यादा होगा? तो आप क्या कहेंगे, जो हल्की होगी। और हल्की गैस कौन सी? हाइड्रोजन है। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन में तो ध्वनि का वेग ज्यादा होगा और CO2 में ध्वनि का वेग क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आई होगी। सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन गैस कैसी है? हल्की है। तो हल्की गैस में ध्वनि का वेग क्या होता है? ज्यादा, जबकि भारी गैस में ध्वनि का वेग क्या होता है? कम। तो हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग ज्यादा होगा, जबकि CO2 में ध्वनि का वेग क्या होगा? कम होगा। बात आई समझ में? अब देखो नेक्स्ट, अब करके बताओ। देखे, अब आप कर सकते हो क्या? 1-2 एग्जाम्पल मुझे करके बता दो, फिर मैं समझ जाऊंगी। आपके पास में 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं जिसका आपको मोलिक्यूलर वेट बताना है, अणुभार बताना है, क्योंकि कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। बार बार बता रही हूं मैं, टॉपिक पढ़ना या फिर पूरा करना एक सीखने की बात नहीं होती कि मान लो मैंने साउंड वाला चैप्टर है, आप बोलोगे मैम ये 2 दिन का चैप्टर, आप तो इसमें 3 दिन लगा रहे हो। तो मैं 2 दिन में इसको, 2 दिन में नहीं, मैं 1 दिन में करा सकती हूँ। मैं 2 दिन में नहीं, जब मुझे सिलेबस कराना होता है मैं इसको 1-1 दिन में करा देती हूँ। 1 घंटे का टाइम नहीं लगता मुझे ध्वनि को पूरा कराने में, साउंड को पूरा कराने में। बट है क्या, हमें सीखना ही है भाई। सिलेबस भी होता जा रहा है, हम सीखते भी जा रहे हैं, हमारे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट भी क्या हो रहे हैं? क्लियर हो रहे हैं। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। अब देखो, जैसे आपको मैं पूछूं कि मुझे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड HNO3 का मोलिक्यूलर वेट बताओ, का मोलिक्यूलर वेट बताओ। देखो आज आपने एक नई चीज सीख ली यहां से, मोलिक्यूलर वेट, जबकि मैं आपको सीधा भी पढ़ा सकती थी कि भारी गैस में ध्वनि का वेग कम, जबकि हल्की गैस में ध्वनि का वेग ज्यादा। मेरा क्या जा रहा था, मैं तो डायरेक्ट भी बता सकती थी। बताओ देखिए जल्दी से, H2SO4 और HNO3 का मोलिक्यूलर वेट। अगर कोई स्टूडेंट बता सकता है तो जल्दी बताओ। चेक करती हूँ मैं, देखिए कौन कौन बता रहा है।
नोब गैमर मिलेगी बेटा, मिलेगी, नोब गैमर मिलेगी, नो डाउट, आप टेंशन ही मत लो। H2SO4 का बैया सिराना सत्यवीर, अच्छा सानवी बताओ। अच्छा पहले का 98, दूसरे का 63। कुलदीप राजक जी बता रहे हैं H2SO4 का 98, HNO3 का 63। ओके चलो, और ओके कुलदीप, ओके 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 ओके। नूब गेमर बेटा आंसर दो। और कोई स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहा। एक का 96, रविंद्र भास्कर। सोच लो बेटा, ऑप्शन या तो 96 होगा या 98 होगा या 102 होगा या 204 होगा। मैम मैं अभी आया हूं। अच्छा आप अभी आए हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आए हो तो। सानवी कहाँ गई? मनोज कुमार आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं मनोज, सीख लेंगे। राणा सत्यवीर 63। ओके, और कोई स्टूडेंट? ठीक है कुलदीप, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे सिंपल ही तो है, जैसे हाइड्रोजन का निकाला था, हाइड्रोजन गैस का निकाला, और जैसे CO2 गैस का निकाला, वैसे ही तो निकालना है। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। H2SO4 आपके पास में, H2SO4 का आपको अणुभार निकालना है, तो लिख लो। देखो इधर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 1। दूसरा हाइड्रोजन, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 1। सीधा भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ इसीलिए, ठीक है। सल्फर आता है, सल्फर कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे। अब ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ये मैं याद नहीं करा सकती, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। सल्फर कितने नंबर पे आता है? 16 पे। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 16 दूनी 32, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे? मैम ऑक्सीजन 4 बार आएगा, ये ऑक्सीजन है, कितने पे आता है? 8 पे। 8 दूनी 16। तो मैं एक काम करती हूँ, 16 को ही 4 से गुणा कर लेती हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन 4 बार आएगा तो 4 बार लिखूंगी, इससे अच्छा मैं इसको किससे गुणा कर लूं? 4 से गुणा कर लूं। ये हाइड्रोजन 1 और 1 कितना हो गया? 2, प्लस ये कितना हो गया? सल्फर का 32, प्लस 16 चो कितना हो गया? 64। आप इसको ऐड करो, ठीक है। 4 और 2 कितना हो गया? 6। 6 और 2 कितना हो गया? 8, ठीक है। और यहाँ 6 और 3 कितना होता है? 9। तो आंसर कितना आ गया? 98, 98। H2SO4 का मोलिकुलर वेट, अणुभार कितना आ गया? 98 आ गया, 98 आ गया। अब अगर आपसे HNO3 का पूछा जाए, ये क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। अब सेम ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हैं? HNO3 का निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन, द्रव्यमान संख्या 1, इसके बाद क्या है आपके पास? नाइट्रोजन, कितने नंबर पे आती है? 7 नंबर पे। द्रव्यमान संख्या 14, 14। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। द्रव्यमान संख्या 16। ऑक्सीजन है कितनी? 3। किससे गुणा कर दो? 3 से। हो गया कितना? 14 और 1 15, यानी 1 प्लस 14, 16 × 48, ठीक है। 8 और 4 12, 12 और 1 13, 1 4 और 1 5, 5 और 1 6, कितना आ गया? 63। यही आंसर आया था। कुलदीप का ठीक था, सत्यवीर राणा का ठीक था, और किसी का भी सही आंसर नहीं था। तो आपके पास में आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया हमारे पास में H2SO4 का 98 होता है, और HNO3 का कितना होता है? 63 होता है। यानी मोलिकुलर वेट की अगर तुलना करें तो यहाँ H2SO4 को का ज्यादा है, किससे? HNO3 के नाइट्रिक एसिड से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात मैंने इसीलिए बता दी क्योंकि बीच में आ गया था ये। अब आप हेडिंग लिखो, आर्द्रता का प्रभाव, ह्यूमिडिटी का प्रभाव। ये बात समझ में आ गई। ये कुछ एडिशनल था, आपको आना भी चाहिए। जब मैं आपको बता रही हूँ कि भारी गैसों में ध्वनि का वेग कम जबकि हल्की गैसों में ध्वनि का वेग ज्यादा होता है, क्योंकि मोलिकुलर वेट कम होता है, तो दिमाग में एक डाउट होता है कि ये मोलिकुलर वेट आखिरकार होता क्या है।
ये तो कम से कम हमें पता होना चाहिए। तो ऐसी बातों का ध्यान रखा करो। कुछ ऐसे वर्ड आए जो आपने अभी सुने हैं या फिर जिनके बारे में आपको पता नहीं है, तो कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में पता लगाने की, ठीक है। तो चलो अब आप हेडिंग लिखेंगे, आर्द्रता का ध्वनि के वेग पर प्रभाव। आर्द्रता का प्रभाव, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट। आर्द्रता किसको बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का प्रभाव। देखो आज क्लास में थोड़ा ऐसे लग सकता है क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, लेकिन फिर भी आपका टाइम खराब नहीं करना क्योंकि आपकी एग्जाम्स आ रही है। देखो आपको देख के ही मुझे एनर्जी आ जाती है, लेकिन कई बार तो ऐसे मन करता है रहने दो यार, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है यार बच्चे परेशान होंगे, गलत बात है। इसीलिए देखो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का प्रभाव कैसे होता है, ध्यान से सुनो। देखो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में, सपोज करो आज अच्छी बारिश हुई है दिन में, तो बारिश होने के बाद अगर आप आवाज लगाते हो या फिर आपने डीजे को बजते हुए देखा होगा, डीजे तो देखा होगा सबने। भाई अपने घर पे क्या होता है कि जब प्रोग्राम होता है मोस्टली, और प्रोग्राम अगर जून जुलाई के महीने में है तो उस टाइम पे क्या बारिश अच्छे वाली होती है, तो बारिश होने के बाद जब ये डीजे बैंड बाजे ये सब बजते हैं तो आपने देखा होगा कि आवाज दूर दूर तक जाती है। देखा है, बारिश के दिनों में अगर हम सीटी बजाते हैं तो आवाज दूर तक जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होता है क्योंकि बारिश के दिनों में वातावरण में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ज्यादा होती है, और जितने ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी ध्वनि का वेग उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। क्यों होगा? क्योंकि पहले तो वातावरण में क्या थी? गैस थी, और अब क्या आ गई है? पानी की बूंदें आ गई है, तो लिक्विड माध्यम बन गया है। और हमें पता ही है कि गैस से ज्यादा तो ध्वनि का वेग किसमें होता है? लिक्विड में होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो आप लिख लेंगे, सीधा लिख लो, आर्द्रता समानुपाती ह्यूमिडिटी, आर्द्रता समानुपाती ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग यानी कि आप क्या कहेंगे? आप सीधा बोल देंगे, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो ध्वनि का वेग भी कम होगा। इसी कारण बारिश के दिनों में विशल यानी सीटी, विशल या सीटी की आवाज दूर तक सुनाई देती है। बारिश के दिनों में विशल या सीटी की आवाज दूर तक सुनाई देती है। तो इस प्रकार से आर्द्रता है वो ध्वनि के वेग को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, नोटिस किया ही होगा ना कि बारिश के दिनों में अगर हम सीटी मार रहे हैं, डीजे बज रहा है, हमने गाने चला रखे हैं, तो उनकी आवाज कहाँ तक जाती है? दूर तक जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले तो वातावरण में क्या थी? गैस थी, और अब क्या, कौन सा मीडियम आ गया है? अब लिक्विड मीडियम आ गया है, क्योंकि बारिश होने के बाद कुछ पानी की बूंदें कहाँ रह गई है? वातावरण में रह गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसी कारण बारिश के दिनों में सीटी की आवाज है वो दूर तक सुनाई देती है। चलो एक हेडिंग और लिखो, नेक्स्ट, ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में लिखेंगे वायु की दिशा। वायु की दिशा कैसे ध्वनि के वेग को प्रभावित करती है, ये सवाल भी पूछ लिया जाता है, और सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। तो अब आप हेडिंग लिखेंगे वायु की दिशा। चलो हेडिंग लिखो, वायु की दिशा। देखो वायु की दिशा
यानी कि डायरेक्शन ऑफ एयर। वायु की दिशा ध्वनि के वेग को कैसे प्रभावित करती है? देखो, अगर सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन यानी सेम दिशा है, सेम दिशा किसकी? सपोज करो इधर जा रही है एयर, हवा, और इधर ही चाल है किसकी? हमारी साउंड की। हमारी ध्वनि भी इधर ही चल रही है, ठीक है। तो होगा क्या कि ध्वनि और अगर एयर एक दिशा में जा रही है तो कोई डिस्टर्ब करने वाला ही नहीं है, क्योंकि एयर तो डिस्टर्ब कर सकती है ना जब अपोजिट साइड में है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन अगर समान है, ये समान दिशा में है, तो समान दिशा में होने पर सिंपल सी बात, आप क्या कहेंगे? ध्वनि का वेग बढ़ता है। ध्वनि का वेग बढ़ता है। अगर एयर और साउंड सेम डायरेक्शन में चलती है, समान दिशा में चलती है, तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। बट जैसे सपोज करो इधर की ओर क्या जा रही है? एयर जा रही है, और इधर की ओर क्या जा रही है? साउंड जा रही है। तो आपको पता है एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इधर से साउंड आ रही है, इधर से एयर जा रही है, तो होगा क्या? एयर इतनी गति से आ रही है कि वो ध्वनि को क्या करेगी? पीछे धकेलने की कोशिश करेगी। ये जो एयर है, एयर इस तरफ से आ रही है और साउंड इसके सामने से आ रही है, तो एयर क्या करेगी? इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी कि मेरे साथ ही चल, तू मेरे अपोजिट नहीं जा सकती। मीन्स अगर अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, अगर क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, तो सिंपल सी बात है, ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आप क्या लिख लेंगे? ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ध्वनि का वेग कम हो जाता है। अगर विपरीत दिशा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर सेम डायरेक्शन है, समान दिशा है, तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सभी कारक है जो ध्वनि के वेग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ताप हो गया, दाब हो गया, ठीक है, गैसों का मोलिकुलर वेट हो गया, डेंसिटी घनत्व हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, साथ में डायरेक्शन हो गई किसकी? एयर की। सारे के सारे जो कारक हैं वो किसको प्रभावित करते हैं? ध्वनि के वेग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखो आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वैसे